कैसे दोस्तों, लास्ट टाइम के आपने एमसीक्यूज़ उम्मीद करता हूँ ज़रूर पढ़े होंगे और आपको बखूबी पसंद भी आए होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एमसीक्यू ऑन रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यू पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ रेशियो एनालिसिस के बारे में, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। तो रेशियो एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको ध्यान में रखना होता है, कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ परसेंटेज के बेस पे, प्रपोर्शन के बेस पे, यानी इस टाइप से आपको रेशोज़ दे, इतने सारे रेशोज़ है, इतने सारे फार्मूलेज़ है, तो हमें सभी फार्मूले एक स्ट्रक्चर के हिसाब से ध्यान में रखना होता है कि बैलेंस शीट के रेशोज़ कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशोज़ कौन से हैं, कंपोजिट और मिक्स, ठीक है, सॉल्वेंसी में कौन से रेशोज़ कवर होते हैं, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी में कौन से रेशोज़ कवर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशो कौन से है। तो ये रेशोज़ जो है इनको बोलते हैं क्लासीफाइड बाय पर्पज़, यानी पर्पज़ के हिसाब से। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को कवर करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको खाली रेशो याद रखने की। करंट रेशो का फार्मूला क्या है, ये क्विक एसिड और लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी का, सॉल्वेंसी का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, यानी आपको थोड़ा सा फार्मूला बेस ये चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर काफ़ी ईजी है अगर आपका फार्मूला थोड़ा सा लर्न है। तो दोस्तों अगर आपके पास फार्मूले या फार्मूले की लिस्ट नहीं होंगी तो प्लीज़ ये फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके फार्मूले स्ट्रॉन्ग रहे। ये फार्मूले के बेस पे ये पूरा चैप्टर है, अगर फार्मूले आएंगे तो आपको चैप्टर आएगा। तो इन फार्मूले के बेस पे ही मैं आपको पूरे अभी क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और लाइन से एक्सप्लेन भी करता हूँ। चलो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर बेस्ड ऑन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिपेंडिंग ऑन काय पे होता है, यानी जो पूरा ओवरऑल जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रॉफिट होगा, जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। यानी आपने 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेची तो आपको 2 रुपये प्रॉफिट होगा अगर आपने एक क्वान्टिटी बेची। बट आपने अगर लाखों क्वान्टिटियाँ बेची है तो आपको उस लाखों क्वान्टिटी के ऊपर 2 रुपये यानी कि 2 लाख रुपये का कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो ये एक है। Stock is considered as a liquid asset, as any time it can be converted into cash immediately. ये लिक्विड एसेट के बारे में बोल रहा है। पहले तो ये जान लीजिए कि लिक्विड एसेट का मतलब वो एसेट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश या इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स अ लिक्विड। जैसे कि गोल्ड हो गया, या फिर करंट एसेट में बहुत सारे आइटम्स हैं ऐसे जो कि लिक्विड एसेट में बैठते हैं। बट उन सभी करंट एसेट के आइटम में से जो एक स्टॉक का आइटम है वो अगर हटा दे, क्योंकि स्टॉक ये ऐसा आइटम होता है जो कभी बिका ही नहीं है, जो पड़ा हुआ है, क्लोजिंग है, जिसको हम बेच नहीं पाए, दैट बिकम स्टॉक, इसीलिए वो लिक्विड नहीं होता। और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है कि स्टॉक ये लिक्विड एसेट कंसिडर किया जाता है क्या एनी टाइम में? नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नो, क्योंकि स्टॉक ये लिक्विड एसेट नहीं है। द आइडियल लेवल ऑफ लिक्विड रेशो, आपने अगर लिक्विड रेशो सॉल्व किया है तो आपको लिक्विड रेशो का फार्मूला मतलब 1:1, 2:1, 2:3, यानी एक इक्वेशन में मतलब प्रॉपर इक्वेशन में बांटा जाता है। यानी कि एक जो हम एक तरीके से बोलते हैं ना कि जैसे कि असेट कितनी रहेंगी और लायबिलिटी कितनी रहेंगी, यानी इक्वल रेशो होना दोनों का, यानी इसका भी 3 इसका भी 3, या 2 या 2 या 1 या 1, यानी ये प्रॉफिटेबल है एक तरीके से देखा जाए तो लिक्विडिटी रेशो के लिए, कि लिक्विडिटी रेशो ये दोनों जो है वो एज इट इज़ होने चाहिए। ठीक है, ये एक आइडियल रेशो माना जाता है। जनरली ऐसा कभी कभी ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था लिक्विड एसेट के बारे में, आपको याद ही होगा मैंने क्या बताया। लिक्विड एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता? लिक्विड एसेट में स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। अभी अपन यही क्वेश्चन ऊपर देखे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया, ट्रू फॉल्स था, ये मल्टीपल में है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होता। तो आपको देखो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन भी लर्न होते हैं अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो। क्या होगा, ये अगर स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है तो बाकी सब क्या है, लिक्विड एसेट। ऐसे भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, यानी एक तीर से 100 निशाने अगर करने हैं तो यही एक रीज़न होता है। नाउ डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इफ़ द करंट एसेट इज़ 1,50,000 एंड करंट लायबिलिटी इज़ 1,00,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 3,00,000। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वर्किंग कैपिटल रेशो पता होना चाहिए। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल रेशो का फार्मूला तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, लेकिन आपको दिखा जरूर सकता हूँ। तो देखते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल रेशो का फार्मूला जो है, ठीक है, ये है, यानी आपको सेल लगेगा यहाँ पे, नेट सेल या कॉस्ट ऑफ सेल, और डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालने का भी फार्मूला होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है,
करंट एसेट में से क्या माइनस करना है, करंट लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे आपको करंट एसेट भी दिया है, करंट लायबिलिटी भी दिया है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन लाइव बता देता हूँ, यानी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलो कैल्सी के साथ चलते हैं, आपको दिखेगा कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है। हमें कॉस्ट ऑफ सेल होना जो ऊपर रहेगा 3 लाख ऊपर रहेगा, ठीक है, 3 लाख ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी क्या करना है, माइनस। करंट असेट कितना है आपका 1,50,000 और लायबिलिटी है 1 लाख। 1,50,000 में से 1 लाख गया तो सिंपल सी बात है आपका अमाउंट 50,000 आएगा। मतलब कि आपका जो सेल का अमाउंट है वो कितना है 3 लाख, तो आप 3 लाख ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करना है उसको आपको, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है आपका 50,000। तो इसको 50,000 से डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा 6। देख लीजिए यहाँ पे आंसर है 6, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। कलेक्शन ऑफ डेटर, डेटर से कलेक्शन करना मतलब क्या कि एक तरीके से अपनी करंट जो रेशोज़ है, करंट रेशोज़ जो है, करंट असेट्स जो है वो धीरे धीरे कम करना एक तरीके से। सो इसीलिए इसका आंसर दिया डिक्रीजिंग करंट रेशो। इंक्रीज़ तो नहीं होता है रेशो कलेक्शन करने से, अगर पेमेंट हुआ तो मतलब ज़्यादा अगर ड्यू हो रहा है तो वो इंक्रीज़ होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, भी नहीं है, यानी आपने बाकी ऑप्शन भी थोड़े से ऑब्जर्व कर लेने हैं। लिक्विड रेशो या लिक्विड असेट इज़ डिटरमाइन बाय, लिक्विड असेट में से क्या क्या मैंने बताया था आपको, स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं रहता, बट एक रेयर कंडीशन में प्रीपेड एक्सपेंसेस देखा गया है। ये बहुत कम आता है वैसे प्रॉब्लम में, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम वन टाइम, जैसे अपने मोबाइल रिचार्ज करते हैं वन टाइम प्रीपेड करते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, सो उसी टाइप का प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है। कंपनी पहले ही किसी चीज़ के लिए प्रीपेड कर देती है, सो वो जो है वो असेट करंट में इंक्लूड ज़रूर होता है, बट वो लिक्विड नहीं कहलाता क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है। सो इसीलिए आपने ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं कि लिक्विड असेट का मतलब क्या है, करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना। बट जनरली 95% प्रॉब्लम में स्टॉक ही माइनस किया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत कम आता है। डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, सेल आपको दिया जाता है और रिटर्न दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, जो आपको अगर याद नहीं है तो फिर से आपको प्रोफार्मा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या आपको, दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल या ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला, ये देखिए यहाँ पे आप फार्मूला देख लीजिए, यानी आपको तसल्ली हो जाएगी कि फार्मूला क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रखना है, प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल और इंटू 100। तो चलो देखते हैं, इसको लगाते हैं। इसमें अपने फार्मूला ध्यान में रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना है और फिर नेट सेल को डिवाइड करना है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कितना है 6 लाख, बराबर है। तो मैं कैल्सी ऑन कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 6,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। उसमें प्लस करना है आपको क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, नेट सेल। अब सेल में से रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, सेल कितना है 9,40,000 और रिटर्न उसमें से माइनस करना है, तभी वो क्या बनेगा, नेट सेल। तो नेट सेल बनाने के लिए आपको 9 लाख रुपये लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 9 लाख इनटू क्या करना है आपको 100, कितना आ रहा है आपका 80%। तो देखिए आंसर होगा यहाँ पे 80%। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसा है वो भी बता रहा हूँ, ताकि आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो सके। यही फ़ायदा होता है दोस्तों वीडियो और ऑडियो और कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का, ताकि आपकी बेसिक कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो सके। यही आपको PDF में दिया होता है तो आप यही सोचते बैठते, अगर किसी को नहीं पता ये कैसे निकाला जाता है तो शायद उसको ये क्वेश्चन का आंसर कभी पता ही नहीं चलता, राइट। सो सेम वे ऐसे आगे और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको हर एक के एक क्वेश्चन समझा के देता हूँ ताकि आपकी बेसिक कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर रहे एंड आपका MCQ एकदम परफेक्ट रहे। व्हाट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट इफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
इफ़ सेल अगर इतना है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोला था, और से रिटर्न। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर ध्यान में रखना है तो जीपी अगर निकालना है तो जीपी के लिए एक फार्मूला होता है वैसे, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू, यानी हम क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको शॉर्टकटली ध्यान में रखना है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए, तो सेल अपना कितना है पहले वो चेक कर लो। सेल आपको कितना दिया हुआ है, सेल है क्या अपने पास अवेलेबल, क्वेश्चन में देखिए सेल है 2 लाख, रिटर्न है कितना इसका इतना, सॉरी सेल आपका ये वाला टोटल सेल आपका कितना है 2,60,000, इसमें से रिटर्न माइनस कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा 2,50,000। इसमें से हम क्या करेंगे, ये हो गया सेल, ठीक है, सेल में से रिटर्न माइनस कर लिए और उसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख। तो ये कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 2.5 लाख में से 2 लाख गए तो 50,000 ही आंसर आएगा। अब 50,000 क्या हो गया आपका आंसर। अब आपको क्या लगाना है, फार्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला लगाना बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। फार्मूला एक बार देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी आपको। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, नेट सेल नीचे रखते हैं और इंटू 100 करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना कितना निकलेगा यहाँ से 50,000, ये फार्मूले के बेस पे। तो हम फिर से अप्लाई करके देखते, चलो 50,000 को ऊपर रखेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है, नेट सेल। सेल आपका 2,60,000 माइनस कितना होगा 10,000, मतलब 2,50,000 से डिवाइड होगा, और इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि कोई भी फार्मूले के परसेंटेज निकालना हो तो हमें मल्टीप्लाई होगा 100। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 20, देखिए यहाँ पर 20 है। तो देखिए इस तरीके से ये आंसर निकल रहा है। तो आंसर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक क्वेश्चन का एक डेमो देता हूँ ताकि आपको बैठे बैठे ही सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि उनको भी ये नॉलेज प्रॉपरली मिल सके। नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगा। सो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड मतलब इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, सीधे ध्यान में रखो। तो यहाँ पे नेटवर्थ मतलब भी वही होता है। शोल्डर फंड या शोल्डर इन्वेस्टमेंट जो होता है, रिटर्न ऑन शोल्डर इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड, ये ध्यान में रखिए, या इक्विटी फंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबाव है, और भी एक आधा ऑप्शन होता है इक्विटी फंड, तो भी वो आता था। नाउ डिटरमाइन द स्टॉक टर्नओवर रेशो इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज, सॉरी ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 31,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको इतना दिया है, सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है 25% ऑन सेल पे। करना क्या है आपको, स्टॉक टर्नओवर निकालना है। स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए क्या लगता है, ऊपर आपको हमेशा ध्यान में रखना है नेट सेल रखना होता है डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। चलो फार्मूला दिखा देता हूँ, यानी आपको और तसल्ली हो जाएंगी। फार्मूले का नाम है स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला एक बार देख लीजिए, यानी कि कैसा है, जब तक हम आंखों से देखेंगे नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं आएगा, तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऊपर देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रख सकते हैं स्टॉक टर्नओवर में, या नेट सेल भी रख सकते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी स्टॉक। सो चलो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सो नेट सेल यहाँ सेल में से रिटर्न माइनस करना है कि वो देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना है, ठीक है, आपको निकालना क्या है पहले देख लो। यहाँ आपको प्रॉब्लम में क्या नहीं दिया है, यहाँ आपको प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया था जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल दिया था। अगर मान के चले मैं इसी फार्मूले को उल्टा लिखता हूँ, यानी कि मुझे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सेल में से क्या माइनस करूँगा, जीपी माइनस कर लूँगा। सिंपल सी बात है ना, फार्मूला अपोजिट हो जाएगा। यानी ये फार्मूले का यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ ये फार्मूला लगा रहा हूँ जो आपको भी बता रहा हूँ। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कैसे कौन सा लॉजिक लगेगा अगर समय पे ऐसी चीज़ें हुई तो। सो चलो मैं बताता हूँ आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल में से जीपी माइनस करना है। सेल आपका कितना है 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% उसी सेल पे, तो 3,20,000 का 25% नियर अबाउट शायद से 80,000 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3,20,000 में से 80,000 माइनस किया तो 2,40,000 आना चाहिए, बराबर है, राइट। अब 2,40,000 क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान में रखिए 2,40,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, नेट सेल की एवरेज स्टॉक। ये देख लीजिए आपको क्या करना है, एवरेज स्टॉक।
यानी आपको एवरेज इन्वेंट्री के बारे में बोला गया है ना यहाँ पे। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मतलब आपको 31,000 को प्लस करना है कितने से, क्लोजिंग वाले से 29 से, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकलता है। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 31,000 प्लस 29,000 डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 2 से, तो अपना आंसर 30,000 आएगा। ये हो गया आपका एवरेज, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 के, तो एवरेज हो गया। अभी हो गया एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और 2,40,000 क्या आया था आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना, 30,000, तो आपका आंसर आ रहा है 8। टर्न ओवर जितने भी फार्मूले उसको टाइम्स में लिखना है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे 8 टाइम्स है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आंसर निकलता है, इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आप बेसिकली प्रैक्टिकली सॉल्व कीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जब तक आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी अधूरी लगेंगी। मैं जहाँ तक हो सके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं भी पढ़ा हो तो मोस्ट ऑफ जो लोग जॉब वाले होते हैं, काम मतलब वो जो लोग समय नहीं दे पाते कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, तो उनके ये काम आ सकता है काफ़ी अच्छा। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है, वो क्या पूछ रहा है कि मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी की जो टेस्टिंग होती है वो क्विक के भरोसे होती है, ठीक है, बट करंट के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। बट क्विक रेशो को ही लिक्विड रेशो बोला जाता है और उसमें भी एब्सोल्यूट लगाया गया है। तो जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो होता है या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो जो होता है वो इन सबसे काफ़ी स्ट्रांग होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका आंसर आपका ये वाला रहेगा, एब्सोल्यूट। इसको आप कलर कर देता हूँ, ठीक है, यानी याद रहेगा। नाउ हायर द रेशो एंड द मोर फेवरेबल, जितना ज़्यादा रेशो ज़्यादा रहेगा उतना फेवरेबल होगा, ठीक है। डजंट स्टैंड ट्रू फॉर, ये किसके लिए नहीं है, ये ऑपरेटिंग के लिए नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो जो होता है, ऑपरेटिंग रेशो अभी अपन ने निकाले थे, अगर वो जितना ज़्यादा ऊपर आता है उतना नुकसान होता है कंपनी का, इसलिए ध्यान में रखना है कि ये एक रेशो छोड़ दिया, ये जितना मोर रहेगा उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है। बाकी सभी ये ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा है। नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट जितना यहाँ दिए नहीं। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक का टर्नओवर जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। लिक्विडिटी कंपनी की जितनी स्ट्रांग रहेंगी उतना कंपनी को अच्छा है, यानी कंपनी स्ट्रांग रहेंगी। बट ये रेशो ज़्यादा रहेगा तो गलत हो जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी के बारे में ध्यान रखो, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है क्योंकि ये कंपनी के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी होगा, जितना कंपनी ने डेब्ट लेके रखा हुआ है, कंपनी उतनी नुकसान में, कंपनी उतनी कर्जे में, उतना ही उनके शेयर्स का जो भाव है वो कहीं ना कहीं कम होते जाता है। अगर कंपनी का डेब्ट ज़्यादा हो चुका है तो फिर कंपनी को अपनी शेयर होल्डिंग की जो होल्डिंग्स है वो बेचनी होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए क्या बोला है, ये सब पार्ट होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का, क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता होगा, इंटरनल लायबिलिटी डिवाइड बाय एक्सटर्नल या इंटरनल फंड डिवाइड बाय एक्सटर्नल, या शेयरहोल्डर फंड भी बोल सकते हो उसको, इक्विटी फंड भी बोल सकते हो। नाउ लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, अपन इस यहीं पे देखे थे, याद होगा मैं जब फार्मूला आपको समझाया तो फार्मूले में जब नेट एसेट की बारी आई थी, ये देखिए यहाँ पे क्विक, एसिड एंड, या एसिडिक भी बोलते हैं, या लिक्विड, यानी इनके कुछ नामों में चेंजेस होते हैं, 3 नाम तो फिक्स है, तो ये ध्यान में रखिए आप। तो क्विक रेशो है, एसिड टेस्ट रेशो है, वर्किंग कैपिटल रेशो है क्या, नहीं है, स्टॉक टर्नओवर है, मतलब ए और बी इसका आंसर है, तो इसका आंसर करेंगे ए और बी। देखिए पता हो रहा तो ये क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ईजी रहेगा। आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशो, करंट रेशो देखो, लिक्विड रेशो अपन ने जब भी देखे थे, लिक्विड रेशो क्या था, 1:1, 2:2, 3:3 ऐसा होना चाहिए। बट ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डबल रहेगा, यानी कैसे, ये देखिए 4:2 या 2:1 ये भी चलेगा, या 6:3 भी चलेगा, बट उसका उल्टा नहीं रहेगा। यानी ये एक आइडियल रेशो माना जाता है। जब इसका मतलब क्या होता है कि करंट असेट ज़्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, क्योंकि ऊपर असेट होती है, नीचे लायबिलिटी होती है। असेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छी पोजीशन में ही रहेगी, इसलिए आइडियल रेशो माना जाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैन बी डिटरमाइन बाय, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सवाल किए थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का भी फॉर्मूला है, क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये ध्यान में रखना, फंड फ्लो चैप्टर के लिए सामने काम आता है, जो फंड फ्लो पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, फंड फ्लो, कैश फ्लो जो पढ़ेंगे। डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो यानी
कहीं ना कहीं हमें क्या क्या यूज़फुल रहेगा। रिसीवेबल टर्नओवर ये तो काम का ही होता है, डेटर वेलोसिटी मतलब भी वही होता है, स्टॉक वेलोसिटी नहीं होता और पेबल नहीं होता, ये क्रिएटर टर्नओवर के लिए काम आता है पेबल वाला। सो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, ए और बी, क्योंकि रिसीवेबल टर्नओवर मतलब भी डेटर के लिए आता है, अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हो, डेटर वेलोसिटी भी बोल सकते हो पेमेंट के लिए या करेक्शन के लिए। नाउ वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर रेशियो, यू नो ये EPS अर्निंग पर शेयर रेशियो निकालने का भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है ये देखिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये देखिए अर्निंग पर शेयर रेशियो का एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, यानी प्रॉफिट जो भी अवेलेबल है वो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। आपको इसको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है और उसको डिवाइड करना है। नंबर ऑफ इक्विटी कॉलम में दिया रहता है कितने शेयर्स है कंपनी के, और उसके बाद में प्रॉफिट इक्विटी का कैसे आता है उसके बारे में यहाँ दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करते हो तो, या फिर अगर आपको ओनली नेट प्रॉफिट दिया है तो आप उसमें से मतलब प्रेफरेंस का जो शेयर है वो पहले माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, एंड देन जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो फॉर रहेगा इक्विटी। ये भी ध्यान में रखना है कि अर्निंग पर शेयर ओनली फॉर इक्विटी के लिए होता है, प्रेफरेंस के लिए नहीं बाय डिफॉल्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जब भी बताया था इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, याद होगा ऊपर ही क्वेश्चन गया है। फंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यानी इंटरनल जिसको बोलते हैं, नेटवर्थ एक तरीके से जिसको बोल सकते हो, इक्विटी कैपिटल ओनली, यानी ये दो जो है इक्विटी कैपिटल ही है जिस पर रिटर्न निकाला जाता है। तो आइदर ए और बी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा आपको, आइदर ए और बी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ये भी सही है ये भी सही है। तो सी में क्या बोला है, या तो ये लो या तो ये लो। यहाँ ऑल ऑफ द अबव भी होता तो भी हम दोनों ले देते, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंसेस रेशो। अब ये देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेशो, ये सभी रेशो एक्सपेंसेस रेशो ही है, ये कोई भी रेशो ऐसा नहीं है जो एक्सपेंसेस रेशो नहीं है, ठीक है। यानी ये रेशो मतलब सभी रेशो एक्सपेंसेस रेशो, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ए। एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी रहता है, सभी एक्सपेंसेस रेशो कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। मैंने पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों को पढ़ाया है, अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो याद होगा आपको एक्सपेंसेस रेशोज़ के बारे में। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। यही फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे, लगभग सेम फार्मूला याद होना तो आपका बहुत ईजी जाएगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अब थेरोटिकल है, देखो प्रैक्टिकल का बेस जब थेरोटिकली आता है तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। डिटरमाइन, जब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो डिटरमाइन करता है, वाइल नेट प्रॉफिट रेशो डिटरमाइन क्या होगा कि ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस की इफिशिएंसी अगर ओवरऑल है और वर्किंग इफिशिएंसी अगर मैनेजमेंट की है, तो या वर्किंग इफिशिएंसी मैनेजमेंट की है या ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस है, मतलब देखो ये क्रॉस किया गया है, ठीक है, कि वर्किंग इफिशिएंसी अगर मैनेजमेंट लेता है और ओवरऑल इफिशिएंसी कौन लेता है, बिजनेस, तो ये दोनों एक जैसे ही है। यहाँ ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ इंटरनल मार्केट एंड वर्किंग इफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट। अब यहाँ क्या होता है, दिमाग घूमता है भाई, क्या है ओवरऑल और क्या है इफिशिएंसी। अब क्या करूँ, जय माता दी कर। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात है, क्वेश्चन की कंसेप्ट समझ लीजिए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है कंपनी का वो काफ़ी मायने रखता है। आपने फंड फ्लो चैप्टर भी पढ़े होंगे तो याद होगा, उसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम सोर्स साइड में कहीं ना कहीं ले जाते हैं ताकि इफ़िशिएंसी लेवल अच्छी दिखे, यानी इनकम सोर्स एक तरीके से होता है। सो इसीलिए डिपेंड करता है कि वर्किंग इफ़िशिएंसी मैनेजमेंट की अच्छी रहेंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगी, और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल रहेंगी इफिशिएंसी की तो ही बिजनेस लेवल एक्टिविटी अच्छी चलेंगी। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट प्रॉपर चलते हो ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, IT एंड अकाउंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सभी डिपार्टमेंट अगर ओवरऑल इफिशिएंसी दे रहे हैं तो बिजनेस कहीं रुकेगा नहीं कंपनी का, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो वेरी चिल्लर है ये तो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, यू नो वेरी वेल। इफ सेल, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन दिया, इफ सेल इज कितना है 10 लाख, सेल रिटर्न आपको दिया है 50,000, तो ये रिटर्न माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2 लाख और इनकम टैक्स कितना है, इतना, तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा। देखिए नेट प्रॉफिट रेशो अभी अपन ने ऊपर देखे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट आपको दिया है कितना, 2 लाख है, तो देखिए प्रॉफिट कितना है आपका, 2 लाख, समझ लीजिए प्रॉपरली। प्रॉफिट 2 लाख है,
2 लाख के ऊपर क्या है, टैक्स है। टैक्स कितना है, 40%। ईजीली है टैक्स 40% निकालना, मतलब 80,000 क्या हो गया, टैक्स हो गया। इसमें से ये माइनस कर लेंगे टैक्स, तो कितना आएगा, 1,20,000, बराबर है। तो 1,20,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 1,20,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऊपर रहेगा, डिवाइड बाय नेट सेल। सेल कितना है, 10 लाख, रिटर्न कितना है, 50। 10 लाख में से 50 गया, 9,50,000। सो डिवाइड बाय 9,50,000 इंटू क्या करेंगे, 100। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 12.63 समथिंग। तो देखिए यहाँ पे आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर और एक बार समझना है आपको तो सिंपल सी बात है, थोड़ा पीछे चले जाइए, वापस आ जाइए, यही तो फ़ायदा है वीडियो का। या वन मोर टाइम नहीं होता, रिवाइंड कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे किया गया है। इफ़ द सेल 5 लाख और नेट प्रॉफिट इतना है, तो कॉमन कंसेप्ट है भाई, ये तो बहुत ईजी रेशो दिया है। नेट प्रॉफिट दिया और सेल भी दिया, नेट प्रॉफिट निकालो बोल रहा है रेशो। तो 1,20,000 ऊपर रहेगा आपका, डिवाइडेड बाय करेंगे हम कितने से, उसको 5 लाख से, क्योंकि सेल है, और इंटू करेंगे 100 से। 24% है आप, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि आपको ये सभी कंसेप्ट कैसी लग रही है, वीडियो आपके काम का लग रहा है, हेल्पफुल है, नहीं है, कैसा क्या है। तो आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बना सकूँ और आपको और अच्छा सा कुछ प्रेजेंटेशन दे सकूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो शुड बी एडुकेट टू कवर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो ओवरऑल होता है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या करता है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविडेंड को कवर करता है। कैसे, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, नहीं समझाता हूँ। आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा होगा, ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर मारते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया हुआ है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल होती है अपनी, जो भी आइटम मिला के। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन क्या करते हैं, ये आइटम माइनस करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, फाइनेंस के खर्चे, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिविडेंड पेड हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, वो भी इसमें से हटाया जाता है। और सभी हटाने के बाद हमें क्या मिलता है, फाइनली नेट प्रॉफिट मिलता है। तो सेम वे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एडुकेट टू कवर, ये कवर कर लेता है ना उनको, यानी ये सभी खर्चों को, डिविडेंड को कवर करता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ये आंसर है। समझ लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट और पेडल अकाउंट के बेस पे क्वेश्चन था ये। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है। अब सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो पूछा तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। एंड मोस्ट ऑफ सेल के बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अगर देखो तो सेल के बेस पे होता है, तो सेल नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 100, और जिसको हम निकाल रहे हैं वो ऊपर रखना है, बस हो गया। नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस फिक्स है 25% अबव द कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस फिक्स है 25% अबव है, मतलब सपोज 125% है वो, एग्जाम्पली समझने के लिए कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना रहेगा। अब यहाँ है बड़ा कैलकुलेशन, सुन लो, ये दिमाग का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रहेगा, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 25%, ठीक है, समझ लीजिए ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 25% ऊपर रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय, फॉर्मूला सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, अपना जो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का, डिवाइड बाय नेट सेल। अब नेट सेल कितना बन चुका है, सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स हो चुकी है, कितने से, सेलिंग प्राइस फिक्स है 25% अबव कॉस्ट पे। सपोज कॉस्ट है 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी आपकी 125, 100 में एक्स्ट्रा ज़्यादा है, और हमें क्या निकालना है परसेंटेज, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो इट विल बिकम्स 20%। आया आंसर, ठीक है। एक बार और समझना है तो रिवाइंड कर लो, सिंपल सी बात है, रिपीट तो यहाँ नहीं कर सकते। गिवन सेल इज 1,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 30, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अभी जैसे निकाला सेम वैसे ही निकालना, आप निकाल सकते हो। वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इफ द नेट प्रॉफिट इज गिवन, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया रहा ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, पॉइंट नोट करने वाली बात है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट बाय, ग्रॉस प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं, उसमें ऐड किया जाता है इंटरेस्ट टू इट, जो भी इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ऐड, ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड नहीं करते, ठीक है। देन while calculating gross profit ratio, closing stock is deducted from cost of goods sold। अब क्या ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाला जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट से बताऊँ आपको, देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर देखते हैं
तो ये है सेल, और इसमें से अगर हम सभी आइटम हटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो आसानी से निकलता है, या फिर सेल की ज़रूरत नहीं होती, अपन सभी आइटम इसको प्लस कर लिए और ये क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस कर ले तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक दूसरा अल्टरनेट फार्मूला है, आपने नोट डाउन करना है। यहाँ है क्या पता तो नहीं, बट मैं बच्चों को अलग से लिखवाता हूँ, सभी फार्मूले यहाँ नहीं रखते क्योंकि फार्मूला डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है कि हम टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाला जाता है तो ये सही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज टर्म एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू सेल, वही फार्मूले के हिसाब से। देखिए, एक फार्मूले के बेस पे कुछ थेरोटिकल क्वेश्चन रहेंगे तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप आसानी से कवर कर लोगे। जनरल पॉपुलैरिटी रेशियो जो है यार, बेस्ड ऑन जनरल जो पेंडल के क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल पॉपुलैरिटी रेशियोज है वो कैसे क्या दिए हुए आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले समझ लो उसको कि जनरल पॉपुलैरिटी वो डिपेंड करती है कि आपका सेल कितना हुआ है। जब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट के भरोसे था, वो अलग है, ये अलग है, ये जनरल प्रॉफिटेबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है। अब रेशियो एनालिसिस चैप्टर का, यानी पूरा चैप्टर का लिमिटेशन पूछा है कि रेशियो एनालिसिस में क्या होता है। रेशियो एनालिसिस में बी रिजल्ट इन अ फॉल्ट, रिजल्ट इन अ वेरिएशन इन अ प्राइस लेवल आर नॉट कंसिडर्ड। अगर उसमें प्राइस वेरिएशन आया तो कंसिडर नहीं होता है, ये एक लिमिटेशन तो सही है। रेशियो एनालिसिस इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर, ये क्वालिटेटिव फैक्टर इग्नोर करता है, ये भी सही है। रेशियो एनालिसिस इग्नोर द क्वांटिटेटिव, देखो इसमें क्वांटिटेटिव फैक्टर होते ही नहीं है। हमने जो भी अमाउंट कैलकुलेट किए सभी अमाउंट के बेस पे होती है, क्वांटिटी के बेस पे यहाँ कुछ भी चीज़ें नहीं होती। पूरे चैप्टर में क्वांटिटी का बेस नहीं है, ना कोई क्वांटिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ गलत है। बाकी सभी ठीक है लग रहा है। रेशियो एनालिसिस हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल मतलब वो सिंपल सी बात है, हिस्टोरी मतलब ये है बाबा आदम के ज़माने के फार्मूले जो कि छोड़ के गए हैं आपके लिए। अब बाबा आदम ने जो छोड़ा है वो आपको अप्लाई करना है, यही फार्मूला लगाना है। ये लगाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यानी हिस्टोरिकल है, नहीं है। आप अपना खुद का तो नया फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट कर लोगे तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए हिस्टोरिकल बोला है। इसलिए इसका आंसर सी छोड़ के सभी रहेगा। नाउ प्रॉफिट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये थेरोटिकल्स क्वेश्चन है। और कैलकुलेटिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सभी का मतलब एक जैसा, ये सभी प्रॉफिट के लिए यूज़ हो रहा है। सो कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, पीबीआईटी, पीबीटी वगैरह वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेशियो एनालिसिस। अब ये था एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट जैसा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से अलग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल में तो रेशियो का बहुत काम पड़ता है, आपको पता होगा। शेयर मार्केट में या कहीं पे भी बहुत सारी जगह नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, अर्निंग पर रेशो, प्रॉफिट प्राइस अर्निंग रेशो, बहुत सारे रेशोज जब किसी चीज़ के लिए लगाए जाते हैं तो फाइनेंशियली बहुत हेल्प होती है। रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है एक तरीके से, या कंपनी का जो कम्युनिकेशन होता है टूवर्ड मैनेजमेंट के प्रति, वो डिपेंडिंग ऑन कि उसका रेशो कितना निकला है, तो ही उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो ही प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रहेगा। रेशियो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। रेशियो एनालिसिस कभी भी वीक जो स्पॉट है उसको एनालिसिस करने में हेल्पफुल नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि हमारे लिए हर एक चीज़ के लिए रेशो दिए, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए, असेट के लिए, डेब्ट के लिए, शेयर्स के लिए, हर चीज़ों के सेक्टर के लिए वीक पॉइंट ढूंढने के लिए, यानी आपका प्रॉफिट वहाँ कम आता है या उसका परसेंटेज कम आता है तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा गलत है। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस, यही तो पॉइंट था जो रिपीट करके घुमाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे सी छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो दोस्तों इस तरीके से रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे दिख सके, और भी कोई जानकारी अपलोड करता हो तो वो आपको समय पे मिल सके। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एक चीज़ और बता दूँ आपको, रेशो पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रुकिए 2 मिनट, ख़त्म नहीं हुआ है। रेशो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
फार्मूले के बारे में बता दूँ आपको एक प्रैक्टिकल सेंस कि फार्मूले 2 टाइप से होते हैं। एक फार्मूले जो है ट्रेडिंग एंड पेंडल के बेस पे होते हैं, यानी ट्रेडिंग के फार्मूले जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, यानी इस टाइप के रेशो जो है ये आपको ट्रेडिंग के बेस पे पूछे जाते हैं। और एक टाइप होता है आपका काय का नेट असेट टाइप का, यानी असेट के ऊपर बैलेंस शीट के रेशो। तो बैलेंस शीट के रेशोज़ की भी मैंने यहाँ डिटेल रखी है। अगर आपको लगती है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप ये आइटम्स को रीड कर सकते हो आसानी से। लायबिलिटी के टाइप्स क्या हैं और फिर उसके हिसाब से जो फार्मूले, अब यहाँ से जो फार्मूले पूरे लायबिलिटी और सेट के, देखिए करंट रेशो, लिक्विड रेशो, स्टॉक, वर्किंग कैपिटल, यानी यहाँ पे आपको पेंडल नहीं मिलेगा। यानी इस चैप्टर के 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कि आप इसी दिमाग में रख लो, ट्रेडिंग एंड पेंडल के रेशो अच्छे से ले लो और कुछ 5-6 रेशो इसके, 5-6 रेशो इसके मेन, तो उससे आपका चैप्टर निकल जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो देना नहीं है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बस ओनली क्या करना है आपको, बस ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने हैं। तो ध्यान में रखिए, मेरा एक थॉट जो मैंने लिखा, जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखा गया था, जो मैंने उनकी किताब से लिया है। क्या बोला है, इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, ये आपने सुना हुआ है, सभी ने सुना हुआ है शायद से, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। सिंपल सी बात है, आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो मेहनत भी करना है, जलना भी है, यानी कि आपको MCQ की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिलहाल आपको जलना है, मेहनत करनी है और सक्सेस हासिल करना है अच्छा, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना जाए और आपके दोस्तों को भी प्रॉब्लम ना जाए। तो इस तरीके से जो MCQs के लिए जो क्वेश्चन है, आप 1-2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन रेफ़र कर लो, यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हो हमारे नोट्स में से, और जो भी हमने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।